आज हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बोलते समय सुनना है, नहीं तो बाहर कर देंगे। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अगर कोई कंपाउंड कार्बन चेन रखता है और कार्बन चेन से जब ईडीजी या तो ईडब्ल्यूजी आकर जुड़ता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है, इसको दो तरीके से हम लोग देखते हैं। पहला, किसी भी कंपाउंड का नेचर पता चलता है वो कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक, और दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट की जानकारी हमको इंडक्टिव इफेक्ट देता है। तो लिखे पहला, इंडक्टिव इफेक्ट डिटरमाइन। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले हमारा क्या करता है, किसी कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक नेचर की जानकारी देता है। दूसरे लिखिए, इट इंडक्टिव इफेक्ट से हम दो चीजों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहला, कंपाउंड का एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एसिडिक है या बेसिक, इस तरह से उनको क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा, हम क्या पता करते हैं कि रिएक्शन जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी। कोई कंपाउंड का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, प्रोडक्ट उतना स्टेबल फॉर्म होता है। एक एक कर देखते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है ये। एसिडिक, सबसे पहले आप सभी स्कूल से पढ़े हैं, एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो पानी में डालने पे क्या करता है, H+ आयन देता है। लिखिए, दोज कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो पानी में डालने पे क्या देता है, H+ आयन देता है, एसिड कहलाता है। जैसे HCl है, जब ये एक्वस होगा, मतलब इसको पानी में डालेंगे तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। जैसे H2SO4 है, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 प्लस हो गया। किसी कंपाउंड में जितना प्लस होता है बाकी पे उतना ही माइनस होगा, तो SO4 पे -2। जैसे H3PO4 है, एक हाइड्रोजन पे +1 तो हाइड्रोजन 3 है तो 3 प्लस, तो बाकी पे -3। कहने का मतलब, जब पानी में इन सभी एसिड को डालते हैं तो ये सभी, ये वाला एक हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, एक H+ आयन दे रहा है, ये 2 और ये 3। अगर किसी कंपाउंड को पानी में डाले और वो H+ आयन दे तो वो सभी एसिड है, तो ये सभी एसिड है। लेकिन अगर पानी में डालने पे जो जितना ज्यादा H+ आयन देगा ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इन तीनों में ये एक H+ दे रहा है, ये 2 और ये 3। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। लिखिए, ये पानी में डालने पे एक H+ दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है। जैसे जैसे किसी कंपाउंड में H+ आयन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ा रहे हैं, लिखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एच दी H+ आयंस increases acidic strength will increases। ठीक है, जैसे जैसे किसी कंपाउंड में H+ आयन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है, वो उतना खतरनाक
या उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाता है। अब हम कैसे पता करें कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है ना। ये तो पता चल गया कि जो H+ आयन देगा वो एसिड है, ठीक है ना। पर हम कैसे पता करें कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना ताकतवर है या कितना वीक है। तो बचपन से स्कूल में आप पीएच स्केल के बारे में सुने होंगे, पीएच स्केल, कि पीएच स्केल 7 से जितना नीचे जाता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और पीएच स्केल में जब 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा सुने होंगे, नहीं सुने तो आज इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है हम कैसे पता करते हैं। तो बचपन से आप स्कूल में या कहीं भी जनरल नॉलेज में भी आप देखे होंगे पीएच के बारे में। तो आज कंप्लीट कैलकुलेशन देखिए। यहाँ सपोज अभी हम बोले कि HCl एक एसिड है, जैसे इसको हम पानी में डालते हैं तो ये कैसे टूटता है, H+ और Cl- में, ठीक है। अब आप पेन रख दीजिए, अब सुनना है थोड़ा देर, अच्छा ना, फिर आपको हम लिखवा देंगे। आप सभी को इधर ध्यान दो। जैसे माना कि HCl एक एसिड है, जैसे इसको पानी में डाले H+ और Cl आयन दे दिया, ठीक है ना। तो अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे जो आपके सिलेबस में आप पहले कभी नहीं सुने, इसलिए सुनिए। पहला तो 3 तरीके होते हैं किसी एसिड का स्ट्रेंथ पता करना। सबसे पहला होता है के वैल्यू, ठीक है ना। के क्या होता है, के को बोलते हैं, जैसे पीएच होता है ना, पीएच तो सुने भी हैं, के पहली बार सुने। के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ए को बोलते हैं एसिड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये के वैल्यू से पता चलता है। तो के का मतलब क्या होता है, के इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का अमाउंट। ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन। जैसे सपोज कीजिए रिएक्शन के पहले ये 10 ग्राम था, तो एसिड लियोगे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम। तो ये 10 ग्राम रिएक्शन के पहले था। सपोज कीजिए रिएक्शन के बाद ये 10 ग्राम में से 2 ग्राम ये बनता है तो 8 ग्राम ये बनेगा, या 3 ग्राम ये बना होगा तो 7 ग्राम ये बना होगा, या 6 ग्राम ये बना होगा तो 4 ग्राम ये। जितना रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है उतना ही वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो रिएक्शन के पहले अगर 10 ग्राम था तो रिएक्शन के बाद फिर 10 ग्राम बनेगा। तो मान लीजिए अगर ये 5 ग्राम बना होगा तो ये भी 5 ग्राम बना होगा। तो हमको रेशियो पता नहीं है। तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है अमाउंट, कि H+ आयन कितना बना, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की अमाउंट, प्रोडक्ट में 2 लोग हैं, एक H+ आयन और एक Cl-, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का अमाउंट, प्रोडक्ट में 2 था, H+ और Cl, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में जो भी रहेगा ना उसको बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इसको क्या पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ Cl आयन डिवाइडेड बाय, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट। K इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का अमाउंट। स्क्वायर ब्रैकेट को साइंस में क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कंपाउंड लिख दे तो उसका मतलब होता है अमाउंट। HCl का अमाउंट, प्रोडक्ट, ये था प्रोडक्ट का अमाउंट और ये है रिएक्टेंट का अमाउंट, ठीक है। तो हम इसे के वैल्यू निकालते हैं। सपोज रिएक्शन के पहले ये 10 ग्राम था, सपोज कीजिए, ठीक है ना। और रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ तो ये 0 ग्राम होगा, सपोज कीजिए। रिएक्शन के बाद सपोज कीजिए 2 ग्राम बच गया, 2 ग्राम बच गया, यानी कि 8 ग्राम रिएक्शन में चला गया, है ना। तो 8 ग्राम में सपोज कीजिए ये 4 ग्राम बना और 4 ग्राम ये बना, सपोज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम कुछ डाटा ले लेते हैं समझाने के लिए। तो कोई कहा कि अगर कोई एसिड है इस तरह से रिएक्शन कर रहा है तो इसका के वैल्यू क्या होगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे, 4 × 4 डिवाइडेड बाय
2, ठीक है ना। यानी इसका के वैल्यू तकरीबन कितने के बराबर आ गया, 8 के बराबर। समझ में आ गया। तो जब कोई भी एसिड आता है ना, तो अभी तक केवल हम लोग एसिड के बारे में पढ़ते थे। अब आपको कोई डाटा दे दिया कि 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, वो उस अनुपात में इधर टूट रहा है। हम के वैल्यू ऐसे निकालते हैं, कैसे, प्रोडक्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का अमाउंट, ये तरीका है। तो जिस एसिड का के वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना, वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। जैसे किसी का के वैल्यू 8 आया, किसी का 5 आ गया, किसी का 1 आया, किसी का 1.5 आया, किसी का 0.5 आया। तो जैसे जैसे के का वैल्यू बढ़ता है, वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। तो ये पहला तरीका होता है। दूसरा होता है पीएच, जो स्कूल में आप सुने हैं, पर अभी तक केवल पीएच के बारे में इतना ही जानकारी है कि पीएच 7 के नीचे आता है तो एसिडिक, और 7 से 14 के ऊपर जाता है तो बेसिक। तो पीएच का मतलब क्या होता है, देखो पीएच, एच को ऐसे लिखते हैं लोअर सबस्क्रिप्ट में, यहां पे ऐसे। तो अगर किसी भी वेरिएबल के आगे पी लग गया ना, तो पी का एक मतलब होता है निगेटिव लॉग। तुम लोग या तो सुनना है या तो लिख लेना है, क्या चाहते हो। H प्लस आयन, ठीक है ना, अगर किसी भी वेरिएबल के आगे पी लग गया तो उसका क्या मतलब होता है, निगेटिव। उस वेरिएबल का निगेटिव ले लो, लॉग। मतलब H के आगे P है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका निगेटिव लॉग लो, तो निगेटिव लॉग। अब H हमारे इक्वेशन में किस वेरिएबल में है, H प्लस आयन में, तो ऐसे। फिर से सुनो, अगर किसी वेरिएबल के आगे P आ गया तो इसका मतलब होता है P मतलब माइनस लॉग लो, जो वेरिएबल है नीचे में। तो P के साथ कौन है वेरिएबल, H, तो इसका मतलब निगेटिव लॉग लो, किसका, H प्लस का, मतलब H का लो। वेरिएबल मेरा किस रूप में है, H प्लस, ठीक है। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, ठीक है। अब जैसे इसी इक्वेशन का हमको pH निकालना है, तो आपको बताएं, जैसे पहले ये pH का फॉर्मूला लिख लिए। अब जैसे कोई कहा कि इसी एग्जांपल में pH निकालो इस एसिड का, तो pH इक्वल टू कैसे होगा, माइनस लॉग H प्लस आयन मेरा कितना बन रहा है, 4। लॉग 4 का वैल्यू आपको बताया है, लॉग 4 का वैल्यू आपको सबको लिखा है। तो तकरीबन ये कितना होगा, लॉग 4 का वैल्यू 0.146 के करीब होता है, 0.416 के करीब मान लीजिए, ठीक है ना। एग्जैक्ट तो हमको ध्यान नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो इस तरह से इसका पीएच कैसे निकल गया, अगर इस एग्जाम्पल के अनुसार इस एसिड का पीएच इतना हो गया। तीसरा, अगर किसी एसिड के बारे में पता करना हो कि वो कितना स्ट्रांग है या वीक है, तो सबसे पहले के वैल्यू से हम निकाल सकते हैं, दूसरा पीएच, और अब सुनो तीसरा, इधर देखिए, तीसरा pKa। तो अभी बताया है किसी भी वेरिएबल के आगे अगर p लग गया तो निगेटिव लॉग लो, तो निगेटिव लॉग किसका लेंगे, k का, तो निगेटिव लॉग, अभी k निकाले थे ना, k बेस्टेन, ठीक है। जैसे सपोज करो इसी एसिड का हमको pK वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, pKa इक्वल टू माइनस लॉग के वैल्यू अभी कितना आया था, 8, ठीक है ना, बेस्ट है। तो लॉग 8 का वैल्यू तकरीबन 0.906 के करीब होता है, ठीक है। यानी इसका पीके इतना हो गया। तो कोई एसिड स्ट्रांग है या वीक है, हम 3 तरीके से पता करते हैं, या तो के वैल्यू से, या तो पीएच से, या तो पीके से। K इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, pH इक्वल टू निगेटिव लॉग H प्लस आयन, pK इक्वल टू माइनस लॉग K, लिखिए। अब ये सभी फॉर्मूलों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा याद रखना, अगर आप मिस्टेक कर गए कैलकुलेशन में ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लॉग का अच्छा नॉलेज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिक्कत में डाल सकता है। तो अब इसका एक स्मार्ट वर्जन देखिए कैसे हम इस डाटा को याद रखते हैं। आगे बढ़ाते हैं, लिखिए आप सभी को मेरे साथ,
ये तीनों फॉर्मूले से हम क्या पता करते हैं कि एसिड स्ट्रांग है या वीक है, यही पता करते हैं ना। तो कैसे करेंगे, आप ऐसे लिखे स्ट्रांग एसिड, और अब वचन दीजिए कि ये किसी भी एग्जाम में आप पढ़कर जाएंगे, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म होगा, एक क्वेश्चन तो कंफर्म होगा और जीओसी का आपका पूरा बेस तैयार कर देगा। आज के बाद आप इस नजरिए से किसी प्रॉब्लम को देखिएगा, स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड। अभी हम लोग पढ़े कि एसिड कौन होता है, जो H प्लस आयन देता है, और जो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना स्ट्रांग एसिड बताएं। जो जितना H प्लस आयन देगा, कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, तो जैसे जैसे H प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी वो एसिड स्ट्रांग होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये सिंबल बना लीजिए, जैसे जैसे H प्लस आयन जितना ज्यादा होगा, जैसे हमको कोई पूछा कि ये स्ट्रांग है या वीक है, हमसे पूछा कि तुम स्ट्रांग हो या वीक हो, तो हम पूछेंगे ना हमको किससे स्ट्रांग या वीक बताना है, इससे उससे किससे, मेरा कंपैरिजन किससे है। तो जब भी हम स्ट्रांग या वीक की बात करते हैं ना, तो 2 कम से कम लोग होगा तब ना, या 4 होगा, 10 होगा, हाँ भाई हम इनमें से कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो आपको जब भी एसिड पे सवाल पूछेगा ना, स्ट्रांग या वीक पे, तो 1 से ज्यादा एसिड होंगे। तो जो खुली आंखों से भी दिख गया कि जो जितना ज्यादा H प्लस आयन रख रहा है वो उतना स्ट्रांग एसिड, और जो जितना कम रखेगा उतना वीक। ठीक है, पहला। अब देखो फॉर्मूला पे आओ, इस फॉर्मूले में जितना H प्लस आयन को बढ़ाएंगे क्या K वैल्यू उतना बढ़ जाएगा। इधर देखो, जैसे जैसे H प्लस आयन बढ़ेगा वैसे वैसे K वैल्यू बढ़ेगा ना। ये ऊपर वाला प्रोपोर्शनल होता है और नीचे वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा, ये दोनों बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। फॉर्मूला समझता है ना, ये प्रोपोर्शनल हुआ और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर एसिड स्ट्रांग है इसका मतलब H प्लस बढ़ना चाहिए। तो अगर H प्लस जितना स्ट्रांग होगा उतना उस अनुपात में K वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा, इतना तो मैं समझता है। या Cl माइनस जितना बढ़ता उतना K बढ़ता, लेकिन अगर HCl बढ़ गया तो K वैल्यू इतना कमेगा। तो अगर हमको पता करना है कि स्ट्रांग है या वीक है, तो H प्लस अगर स्ट्रांग है तो H प्लस बढ़ेगा, तो उस अनुसार से K वैल्यू बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो K वैल्यू भी घटेगा। तो फिर से ये फॉर्मूला पे, यानी अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका K वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रांग एसिड का H प्लस ज्यादा होता है तो K भी ज्यादा होगा। वीक एसिड का H प्लस कम होता है तो K वैल्यू भी उसका कमेगा। तो इस तरह से जैसे किसी का K वैल्यू 3 है, किसी का 3.5 है, किसी का 2 है, तो जिसका K वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रांग एसिड होगा। इधर तीसरा ये देखिए, अभी पढ़ें कि स्ट्रांग एसिड वो होता है जिसका H प्लस आयन ज्यादा होता है। इधर तुम लोग फिर से गलती कर रहा है लिखने का, या तो तुम लोग लिख लो या तो हम बोल ले। जैसे जैसे H प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी निगेटिव उसको उतना कम कर देगा, है ना, आगे निगेटिव है ना। जैसे जैसे H प्लस बड़ा होते जाएगा, कोई 1000 रुपए कर्जा में है, कोई 1 लाख रुपए कर्जा में है, तो जितना ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा निगेटिव उसको उतना ज्यादा कर्जे में ला देगा। तो जैसे जैसे H प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी पीएच वैल्यू उतना कम जाएगा। इसीलिए बचपन से सुने होंगे कि 7 से पीएच जितना 0 की ओर जाएगा उतना स्ट्रांग एसिड, ठीक है ना। तो H प्लस जितना बड़ा होगा, स्ट्रांग एसिड का H प्लस बड़ा होता है, निगेटिव उसको उतना छोटा बना देगा, तो पीएच उतना कम जाएगा। यानी पीएच जितना कम होगा, पीएच जितना कमेगा, ठीक है ना, उतना स्ट्रांग एसिड। अब पीएच जितना ज्यादा भागेगा मैग्नीट्यूड उतना स्ट्रांग एसिड। समझ में आ गया। तीसरा चौथा, अभी पर स्ट्रांग एसिड का K वैल्यू ज्यादा होता है। स्ट्रांग एसिड वो होता है जिसका K वैल्यू ज्यादा होता है। तो अगर किसी का K वैल्यू ज्यादा है तो निगेटिव उसको उतना कम कर देगा, यानी स्ट्रांग एसिड का pK कम हो जाएगा। K जितना बड़ा होगा निगेटिव उतना उसको कमजोर बना देगा। इसका मतलब हुआ
कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका पीके वैल्यू बहुत, जितना कमेगा पीके वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड, और पीके वैल्यू जितना ज्यादा होगा वीक एसिड। चलिए इस मंत्र को इतना बोर्ड पे जो लिखे ना, बस इस सिंबल को याद रखिए, कोई फॉर्मूलों का जरूरत नहीं है। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, बिना फॉर्मूलों का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं अब आपको दिखाते हैं। कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या वीक है कैसे पता करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के जरिए। देखिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, राइट दी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जब हमको कुछ कंपाउंड आ जाए और पता करना है कि वो एसिड है या वीक है, स्ट्रांग है या वीक है, कैसा उसका ऑर्डर होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, ये कोई पहला कंपाउंड है, दूसरा, तीसरा और चौथा। बचपन से पढ़े होंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 4 4 हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई पूछा कि बताओ इसमें से क्रम वाइज सजाओ कि सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है या सबसे वीक कौन है, क्रम में कैसे सजाएं इसको। उम्मीद है सबका हो गया होगा, आप पेन रख दीजिए, अब समझते हैं कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड पे सवाल आएगा तो जरूर से वहां पे या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो अल्कोहल होगा। जैसे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमको कैसे पता चला कि ये सभी एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों होता है। तो अगर कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो जाता है ना, इधर सबको बोर्ड पे देखो, अगर कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है ना, तो जब उसको हम पानी में डालते हैं तो वो ऐसे टूटता है, H प्लस, H पे प्लस तो बाकी पे माइनस। बस समझ में आ गया। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा हुआ है ना, तो जब उसको पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन H प्लस बनकर टूट जाता है और बाकी कंपाउंड माइनस। तो कहने का मतलब जैसे ही कार्बो इसको हम पानी में डाले होंगे ना, तो यहां से ये ब्रेक कर जाता है, H प्लस और बाकी पे माइनस। उसी तरह जब हम इसको भी पानी में डाले होंगे तो ये भी H प्लस और माइनस, जब इसको भी पानी में डाले होंगे तो H प्लस और माइनस, इसको भी पानी में डालेंगे H प्लस और बाकी पे माइनस। अभी आपको बताया अगर किसी कंपाउंड को पानी में डाले और वो H प्लस देता है तो एसिड है, और जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना अच्छा एसिड। पर यहां पे क्या हो रहा है, सब एक ही HH दे रहा है, पानी में डालने पे ये भी एक ही H प्लस आयन दे रहा है, ये भी एक H प्लस, ये भी एक और ये भी एक। तो हम कैसे पता चले कि कौन स्ट्रांग है। तो इधर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट आपको भी क्या बताया, किसी कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। क्योंकि ये H प्लस आयन दिया है ना तो ये एसिड है। अब इसके स्ट्रेंथ को हम इंडक्टिव इफेक्ट से पता करेंगे। आप चूंकि एब्सेंट थे इधर सुनिए आप सभी कोई, कार्बन चेन हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है। भाई साहब हो गया, सो जाओ बेंच पे, बता कहीं का। इधर देखो ये जो कार्बन है ना CH3, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पुश करता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पुश करने का काम करता है। कौन, कार्बन चेन। तो इसमें कार्बन चेन कितना है, एक कार्बन का चेन है, यह हमेशा इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ठीक है। इसमें कितना है, 2, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको, और ये दोनों मिलकर इसको दिया, ये इसको, मतलब यहां पे 2 कार्बन चेन है, ये एक है, इसमें कितना है, 3। बस समझा, ये अपना इसको, ये इसको, मतलब तीनों मिलकर अब इसको देगा। उसी तरह ये इसको, ये इसको, ये इसको
चारों मिलकर किसको देगा, इसको क्या, इलेक्ट्रॉन। कार्बन चेन हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ठीक है ना, बताया है। 1 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा कौन पुश करता है, 3 डिग्री। 1 डिग्री जो स्ट्रेट चेन होता है, 2 डिग्री जिसमें एक ब्रांच निकलता है, और 3 डिग्री जिसमें 2 ब्रांच निकलता है। तो ये सभी 1 डिग्री है, पर अंतर क्या है, ये स्ट्रेट चेन में सिंगल कार्बन चेन है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा अकेला। जैसे हम यहाँ पे खड़ा हैं, हमको एक आदमी पुश करे, फिर 2 पुश करे, फिर 3, और फिर 4। तो जितना ज्यादा आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, हम पे दबाव उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पुश करने वाला एक है, सही है। तो जब ये पुश करेगा तो क्या पुश करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव का मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन था, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ना, तो यहाँ का निगेटिव चार्ज थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, वहां का निगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। जब ये दोनों मिलकर पुश किया, तो यहाँ का निगेटिव चार्ज इसके रिस्पेक्ट में और ज्यादा बढ़ गया। यहां 3 आदमी पुश किया तो और ज्यादा निगेटिव चार्ज स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां रास्ता ब्रेक है। तो फाइनली सब कहां इकट्ठा होगा, इलेक्ट्रॉन आकर इस निगेटिव चार्ज पे। यहां पे 4 लोग आकर अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहां का निगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, सही है। यहां का निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, एकदम कस कर पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा। यहां का निगेटिव चार्ज सबसे स्ट्रांग है, तो हाइड्रोजन को जाने में सबसे मुसीबत होगा। सबके पास एक ही हाइड्रोजन है छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ का निगेटिव चार्ज चूंकि बहुत ताकतवर है, तो यहां से हाइड्रोजन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। सबसे कम निगेटिव चार्ज यहां है ना, तो यहां से हाइड्रोजन फटाक से हाथ छोड़ाकर भाग सकता है। हाइड्रोजन H+ बनकर कैसे निकलेगा, ये निगेटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा। निगेटिव चार्ज जितना स्ट्रांग होगा ना, H+ आयन को उतना जल्दी जाने नहीं देगा। यहां निगेटिव चार्ज सबसे कमजोर है, तो यहां से सबसे इजीली H+ निकल सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि जहां से H+ आयन जितना इजीली निकल जाए ना, उतना अच्छा एसिड। यहां निगेटिव चार्ज इतना बढ़ चुका है ना कि हाइड्रोजन का क्या कहें, उसको बहुत प्रॉब्लम कर देगा, उसको दम जाने नहीं देगा। प्लस माइनस में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो निगेटिव चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा, H+ को जाने में उतना मुसीबत होगा। तो इन सब में सबसे अच्छा कौन होगा, एसिड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहां पे ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं सिंगल बॉन्डेड चेन पे, तो ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। हम सिंगल बॉन्ड चेन पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाए हैं, और इससे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं कि ये कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा। चलिए लिखे, लो अरुण जी, इसके पेरेंट्स को फोन करिए कि फोन क्लास में या तो लेके आए, या तो जितना देर पढ़ाते हैं यहाँ फोन पे लगी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। राइट दी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आपकी बारी है, अच्छा ना, आपको बताना इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। ये पहला एसिड है, ये दूसरा एसिड है, ये तीसरा एसिड है, और ये चौथा एसिड है। आप सभी बताइए कि इसमें से एसिड का ऑर्डर क्या होगा।
फिर से हमारे पास 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या अगर कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आए तो आप पहला काम है यहां से तोड़ दीजिए, प्लस माइनस। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड दो ही होगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तो अल्कोहल। अल्कोहल में O और H होता है ना, अल्कोहल किसको बोलते हैं? OH को बोलते हैं ना। तो हमेशा याद रखना, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ गया तो वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि H और माइनस में टूटता है। तो ये सभी ऐसे टूट गया, प्लस और माइनस, ये भी टूट गया, प्लस और माइनस। सही है। अब हम देखें कि इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, और कार्बन क्या करता है? पुश करता है। पर यहां चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है ना। लेकिन यहां भी 1 2 3 4 दे रहा है, 3 स्ट्रेट चेन में है और एक ब्रांच में है। दिखा? इसमें क्या देख रहे हैं कि अरे 1 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी क्वेश्चन इधर से करते हैं। कैसे? पहले ऑब्जर्व करते हैं, सारा कुछ इधर ही है। सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग को इस्तेमाल करना है, देखना है सरसरी निगाह से। 1 2 3 4 कार्बन यहां भी दे रहा है, लेकिन इसमें भी 3 स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच। इसमें भी वही था, 3 स्ट्रेट चेन एक ब्रांच, लेकिन एक अंतर है, इसमें जो ब्रांच है ना निगेटिव चार्ज से थोड़ा दूर है और यहां पे थोड़ा करीब है। अब इसमें आते हैं, इसमें भी 4 कार्बन दे रहा है, लेकिन 2 स्ट्रेट चेन में है और 2 ब्रांच में है। आपको पता है जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ता है ना, देने की क्षमता उतना ज्यादा बढ़ जाती है। देखो, सबसे पहले ऐसे समझो, यहां पे कोई कल लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई कल है, एक तरफा पानी का फ्लो आ रहा है, इसमें एक तरफा आ रहा है ना। कार्बन ऑलरेडी बहुत कम इलेक्ट्रॉन देता है। सपोज करो कल यहां पे है, ठीक है ना, और पानी यहां से हम छोड़े, यहां पे पानी गिरा दिया, पानी को बहकर कहीं दूर जाना है एक पाइप के जरिए, तो पता चला कि यहां पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम देता है। हल्का सा ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये, अरे पता चला लेते देते देर हो जाएगा, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ, फाइनली कल यहां पे है, पहुंचना सब इलेक्ट्रॉन को यहां पर है ना। तो हम सोर्स के करीब आ गए। सोर्स मतलब ये जहां हमको पहुंचना है, टारगेट के करीब आते जा रहे हैं। ये इसको देगा, ये इसको, तो थोड़ा सा हम करीब पहुंचे हैं। और यहाँ पे 2 तरफा फ्लो आएगा, एक तो इधर से आ रहा है और एक इधर से भी। तो सपोज कीजिए कहीं पाइप एक तरफा था, नल है और एक तरफा पानी आ रहा है, इसमें अब क्या होगा, एक इधर से भी और एक इधर से भी आएगा। इसमें भी जितना ये दे रहा होगा, जितना ये 3 दे रहा होता तो यही दे रहा होगा, लेकिन अंतर किससे आएगा, इससे। ये जब देगा ना तो फटाक से यहां पे इजीली पहुंच जाएगा। बस समझ में आया? ये जितना दिया होगा ना, अब इन दोनों में फायदेमंद कौन है, ये ज्यादा फायदेमंद है। अब इसमें क्या है, पहुंचना यहां, देने वाला सब करीब आ गया, ये इधर से भी फटाक से पहुंच जाएगा और इधर से भी, इधर से भी, मतलब इधर से भी, इधर से भी और इधर से, 3 तरफ से फ्लो पहुंचेगा। तो स्वाभाविक बात है कि इसमें हमको इलेक्ट्रॉन का फायदा सबसे ज्यादा होगा। इसमें 4 कार्बन इसमें भी था, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, पर ये क्या है, 2 ब्रांचेज है। जब 2 ब्रांच आ जाता है तो इसको बताते हैं 3 डिग्री, जब एक रहता है तो 2 डिग्री, और कोई भी ब्रांच नहीं रहता है तो 1 डिग्री। तो इसमें 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो 3 तरफा आया फ्लो, तो यहां का निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा बढ़ेगा, यहां का जो निगेटिव चार्ज है सबसे ज्यादा भागेगा, उससे ज्यादा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, और सबसे कम किसमें भागेगा, इसमें। बात समझ में आया? तो यहां का निगेटिव चार्ज चूंकि बहुत स्ट्रांग हो गया तो हाइड्रोजन को दम कस के पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा। लेकिन यहां का निगेटिव बहुत कमजोर है, तो यहां से H की भागने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो जो जितना H+ इजिली दे दे उतना अच्छा एसिड। तो सबसे अच्छा एसिड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। चलो सॉल्व। अब आपके पास केवल 2 चॉइसेस हैं, या तो समझना या तो समझना। अब आप ये चाहेंगे कि किसी का नोट्स देख ले, उसे समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको पूरी तरह से क्लास में है ना हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए।
हो गया सबका? सबको समझ में आया? बोलो, बताओ। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है, तो चूंकि अभी आपको बताया अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा ऐसे। तो ये भी एक H प्लस दे रहा है, ये भी एक H प्लस दे रहा है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है छोड़ने के लिए और इसके पास भी एक ही है। तो सभी के पास छोड़ने के लिए एक एक हाइड्रोजन है, सभी एसिड हैं। अगर कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है तो वो रिप्लेसेबल होता है, पानी में डालते ही वो टूटकर निकल जाता है। तो सभी एसिड है। अब अंतर क्या है? ये कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, इसमें 3 कार्बन चेन है जो स्ट्रेट चेन में है, तो ये सभी देगा, तो यहां का एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सही बात है। अब इसमें क्या हुआ, 3 जितना इसमें दे रहा था 3 तो इसमें भी दे रहा है, और एक यहां और एक्स्ट्रा बढ़ गया है ना, यहां पे एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, यानी जितना यहां पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा था ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ऑलरेडी पहले से निगेटिव जो चार्ज था और थोड़ा मजबूत हो जाएगा। यहां दो तरफा आ रहा है तो यहां का निगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। अब इसमें ये 3 कार्बन दे रहा होगा, आपको पता है कार्बन बहुत कम देता है, कार्बन बहुत कम देता है, लेकिन NO2 कौन है, आपको याद रखने का तरीका बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं है। ये जितना किसी से जुड़ गया तो समझिए उसका इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से वो बर्बाद कर देगा उसका। किसी के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन है तो सब छीन लेगा उसका। ये दुनिया का कैसे याद रखने के लिए बताएं, आप हमेशा ऐसे बोलेंगे आराम से याद हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा, ये किसी से जितना इलेक्ट्रॉन लेता है इसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं देगा, सब अपने तरफ खींच लेगा। यहां पे जितना भी निगेटिव चार्ज है उसको पूरी तरह से खींचकर निगेटिव ले आएगा, पूरा उसका निकाल दिया। इसमें दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, इसमें क्या दिखा है, इलेक्ट्रॉन तेजी से घटेगा। क्यों? क्योंकि इस निगेटिव चार्ज से कौन जुड़ गया है, NO2। ये जितना भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी होगा वो सबको खींच लेगा अपनी ओर। तो इसके पास जितना भी निगेटिव चार्ज था, हम तो एक सिंबल दिए हैं, आप ऐसे हमेशा इमेजिन करना है ना दिमाग में कि अगर NO2 किसी से जुड़ गया तो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन उसका पूरा ले लेता है। अब इसमें देखिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी, तो यहां का निगेटिव चार्ज बहुत तेजी से भागेगा, है ना। यानी यहां का निगेटिव चार्ज सबसे स्ट्रांग हो गया तो H प्लस को जाने नहीं देगा। ये सबसे खराब एसिड है ना। सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, ये यहां का निगेटिव चार्ज दम निगेटिव में चला गया है, निगेटिव चार्ज दम कमजोर पड़ गया है, हाइड्रोजन अब फटाक सा भाग जाएगा। ये सबसे खराब एसिड है। आपको बताएं जो सॉरी सबसे अच्छा एसिड है, जो सबसे अच्छा एसिड होता है उसका पीएच सबसे खराब होता है। जितना पीएच घटेगा वो उतना अच्छा एसिड, ठीक है ना। यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच कम होता है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो अगर पीएच नहीं समझ में आता है तो पहले एसिड का ऑर्डर बना लो। एसिड का ऑर्डर का उल्टा किसका ऑर्डर होता है, पीएच का। अभी बताएं जितना पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो वीक एसिड, अब पीएच जितना घटेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन है, पहला नंबर, ये तीसरा नंबर। सबसे एसिड का ऑर्डर क्या होगा, इन सब में सबसे अच्छा एसिड कौन है, 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, और सबसे खराब एसिड कौन है, 4। क्यों? क्योंकि यहां का निगेटिव चार्ज बहुत बढ़ चुका है, हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा। ये एसिड का ऑर्डर हुआ। अब इसका उल्टा पीएच का कर देंगे। कोई कहा पीएच का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि हमारा सवाल पीएच पे था। आपको हमेशा इस 3 चीजों के लिए तैयार रहना है। एसिड पे ऑर्डर आएगा, पीएच पे, पीके पे, ठीक है ना। तो ऐसे पीएच पे आ गया, तो इसका जस्ट उल्टा, ये सबसे खराब एसिड था तो सबसे अच्छा पीएच किसका हो गया, 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का, और सबसे पीछे 3 का। चलिए लिखे।
आज इंडक्टिव का पहला प्रॉब्लम क्लास है, तो हम सब पे वैरायटी टच कराते हैं। अब सबका माइंड मेकअप कीजिए कि कैसे पीएच निकालते हैं, और हम कहीं भी कैलकुलेशन नहीं किए हैं। सारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकर देकर। देखो इसमें दिए हैं, इसमें भी दिए हैं, इसमें भी दिए हैं, पर इसमें लिए हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही समझने के लिए इस भाषा को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर या देकर करते हैं ना, तो कोई पूछा कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हम ले देकर सॉल्व करते हैं, बस ऐसे भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप समझ सके। इस कंपाउंड के एसिड स्ट्रेंथ पता करना था, तो हम इलेक्ट्रॉन देकर पता किए। इसमें भी इलेक्ट्रॉन देकर पता किए, इसमें भी देकर पता किए हैं, इसमें दिए भी हैं और लिए भी हैं, है ना। तो देना बहुत कम पड़ा यहां, लेकिन ये NO2 आकर उसको तो पूरा खत्म कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, अब आपकी बारी है, फिर से सॉल्व कर कर दिखाइए। राइट दी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इस बार फिर से 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा एसिड का। आप ऑब्जर्व कर कर बताइए आंसर, कैसे सॉल्व करना बताएं। कोई बताएगा आंसर? आंसर है बताएगा, और क्या बताएगा? 3 1 2, तुम बताओ। पहले सबको ऑब्जर्व करो, देखो प्रोसेस को समझो। हम कभी स्टाइल नहीं बदलते ना, क्योंकि आपको हमको समझाना है। सब क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा हमारे पास टूल्स है जिसका इस्तेमाल कर कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम बताए पहले क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अगर हम कोई योद्धा है और युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल सभी पे कर सकते हैं, है ना। फिर आता है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, जो विशेष स्थिति में चलाते हैं। और उसके बाद आता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कैसा है, ब्रह्मास्त्र की तरह। तो युद्ध तो हमेशा से होते आया है, पर ब्रह्मास्त्र हमेशा नहीं ना किसी पे चला देंगे। तो जैसे कि बताया, भारत पाकिस्तान सीमा पे डेली कुछ ना कुछ होते रहता है, तो डेली गोलाबारी हो रहा है ना, तो इसको समझो इंडक्टिव इफेक्ट की तरह। फिर कभी कभी हमको एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ा, तो 70 साल के इतिहास में एक बार हम लोग एयर स्ट्राइक भी कर दिए पाकिस्तान पे, मतलब घुस कर मारेंगे। एक और है हमारे पास एटम बम, जिसका इस्तेमाल हम लोग कभी नहीं किया है हमारे पास। उसी तरह दुनिया में एक बार इस्तेमाल हुआ, 2 बार किस पे, अमेरिका जापान पे किया। तो वो ब्रह्मास्त्र की तरह है। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कंजुगेशन पे है, पर सभी क्वेश्चन को हम इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको देखो, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस, ऐसे तोड़ दिए। अब ऑब्जर्व करना है, बस हमेशा यही करना है। तो देखिए कि अरे इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये तो देता है ना। 4 कार्बन है जो देता है। ये क्या है, ये 1 2 3, 3 कार्बन का क्या है, रिंग है। 3 कार्बन का क्या है, रिंग। तो कार्बन चेन हमेशा देता है, तो ये तो दे रहा है, ये भी देगा।
और एक बात याद रखना है, जितना कोई स्ट्रेट चेन किसी को देता है ना इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि कार्बन खुद ही बहुत कम देता है, उसमें भी अगर रिंग आ गया तो इसको देने में और प्राण छूटता है, ये बहुत कम देना पसंद करता है। जितना कोई स्ट्रेट चेन देता है ना, तो कहने का मतलब 1 2 3 4 कार्बन जितना मिलकर ये दे रहा होगा ना, उसके रिस्पेक्ट में ये नाम मात्र का दे रहा होगा। तो कोई 3 कार्बन चेन देता है, ये अभी 4 चेन है ना, तो सपोज करो 3 चेन फिर आता, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी देता ये भी देता, लेकिन ये जितना देगा ना उससे कम कौन देगा, ये ओवरऑल ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो यहां का निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इसमें देखें कि अरे 1 2 3 4, इसमें भी 4 दे रहा था, उतना ही ये भी दे रहा है, लेकिन इसके जगह अब कौन जुड़ा हुआ, ये बाप, ये इधर से भी देगा, इधर से भी देगा, इधर से भी देगा, है ना। उसके बाद सब मिलकर किसको देगा, इधर, और फिर इस रास्ते से तेजी से फ्लो बहुत तेज हो जाएगा। यहां भी 3 कार्बन दिया था, यहां कितना कार्बन दे रहा है, 1 2 3, 3 मिलकर इसको दिया, सब मिलकर पूरा चेन को दे दिया, तो ये आफत मचा देगा, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि रिंग बहुत कम देता है, और जो ओपन चेन होता है ना वो बहुत ज्यादा देता है विथ रिस्पेक्ट टू रिंग। अब यहां है तो 4 जितना यहां दे रहा होगा उतना ही यहां दिया होगा, उतना ही यहां दिया होगा, लेकिन ये NO2 आकर पूरा मामला गड़बड़ा देगा। NO2 जैसे ही आएगा, एक बात याद रखना, कोई कितने दे ले, कार्बन चेन ही देता है, 1 डिग्री कार्बन चेन, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस सब दुनिया का कितना बड़ा चेन बना ले, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि NO2 को रोक ले। NO2 अगर आ गया कहीं पे तो देने वाला कितना भी हो, ये अकेले जो लेगा ना वो किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे मोटे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मोटे नहीं छोटे शब्दों का, कि आपको हमेशा ये बात याद रखें कि यहाँ पे ई आकर मामला गड़बड़ा रहा है, यहाँ आकर ये थोड़ा सा उछल कूद कर लिया कि हम कुछ ज्यादा दे देंगे, लेकिन ये अकेले आया ना तो देने वाला अब हम नहीं देखेंगे, केवल ये आ गया तो ये लेने वाला है, इसके सामने सब फेल है देने वाला। तो अब ये आकर है ना, बाप रे, तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पोलराइज कर लेगा, तो यहाँ का निगेटिव चार्ज सडनली धड़ाम सा नीचे गिर जाएगा। यहाँ का बढ़ा था, यहाँ का भी थोड़ा बढ़ा था, यहाँ का निगेटिव चार्ज सबसे कमजोर है, तो H+ सबसे इजीली यहां से निकलेगा, और सबसे मुसीबत कहां होगा, यहाँ, ठीक है ना। तो अब अपने स्पीड को दिमाग में बढ़ाना है कि हम करते क्या है, पहले H+ को तोड़कर दिमाग में देखना है। अब बार बार गधे की तरह ये सब हम तोड़ते उड़ते नहीं रहेंगे, ये सब काम तुमको अपने आंखों में करना है। आज पहला क्लास है, स्पीड को बढ़ाओ, और ये अंत दिन तक करना है। हमारा बात को विश्वास करो, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम है ना, हम सबको ले देकर सॉल्व कर सकते हैं। देने वाला कौन है, कार्बन चेन, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री। लेने वाला में सबसे उस्ताद कौन है, NO2, फिर साइनाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम जानबूझकर अभी एक एक तरह का प्रैक्टिस करा रहे हैं, अब कुल मिलाकर 9 10 गो तो है ही। 10 बार भी हम लोग बोल दिया ना कि कौन लेने वाला है कौन देने वाला, हम विश्वास दिलाते हैं दूसरा से तीसरा क्लास होते तो आप सबको याद हो जाएगा, अलग से याद वाद करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी NO2 आता है तो हम बार बार आपको इसलिए बोलते हैं कि इसको सबसे बड़ा लुटेरा बोलो, ठीक है ना, इसके सामने सब फेल है देने वाला। तो अब सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया, 3, फिर 1, और सबसे खराब कौन होगा, 2, क्योंकि यहाँ का निगेटिव चार्ज बढ़ गया है। माइनस जितना मजबूत होगा प्लस को तक कस के पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा। यहाँ का निगेटिव चार्ज तो लूट चुका है। निगेटिव मतलब ताकतवर, उसकी ताकत को सब NO2 बर्बाद कर दिया, कमजोर पड़ गया। लिखो, राइट दी ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज। pKa वैल्यूज का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना।
चलिए बताइए, देखो कैसे। फिर से अगर हमको इसका आंसर करना है कि कौन सबसे अच्छा एसिड होगा, तो हमेशा अपने दिमाग में ऐसे तोड़ दो। अगर दिमाग में नहीं तोड़ पा रहे हो तो एक बार हाथ हिलाने में कितना टाइम लगता है, बस ऐसे प्लस माइनस ऐसे तोड़ दो, प्लस माइनस ऐसे तोड़ दिया। अब इधर देखो, यहां पे ऑब्जर्व करना शुरू करो कि पीछे में कौन है, तो कार्बन चेन है, दो स्ट्रेट में है और एक ब्रांच में है, ठीक है ना। तो ये जो हम समझा रहे हैं ना, ये चीजें तुमको अपने दिमाग में करते जाना है। इसमें दो स्ट्रेट में है, लेकिन एक जो यहां पे क्या था, देने वाला था, यहां पे उतना ही ये लेने वाला है। क्लोरीन कौन होता है, लेने वाला, ठीक है ना। NO2 सबसे ज्यादा लेने वाला, ऑर्डर में सबसे नंबर 1 पे लेने में कौन है, NO2, फिर साइनाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो लिस्ट आपके पास है। तो ये क्या देगा, लेने वाला हमेशा ताकतवर होता है देने वाले से, ऐसे याद रखना है, अच्छा ना। अब यहां पर भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन था, जिसमें 2 स्ट्रेट में है और एक ब्रांच में है, लेकिन यहां तीनों का तीनों कहां है, रिंग में है। स्ट्रेट चेन में कोई है ही नहीं, या ब्रांच में नहीं है, कहां है, रिंग में। रिंग और यहां मुकाबला किससे हो रहा है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन से। तो यहां पे 3 देने वाला था, कार्बन हमेशा देता है, लेकिन 2 स्ट्रेट में है, एक ब्रांच में। यहां तीनों का तीनों किस में बंधा हुआ है, रिंग में। यहां पे 3 का 3 है, यहां पर भी देने वाला है, पर तीनों कैसा है, स्ट्रेट चेन में। मतलब इसमें फ्लो एक तरफा रहा है, इसमें फ्लो 2 तरफा रहा है, इसमें तो लुट गया। इसमें देने वाला बहुत कमजोर है। अब रिंग क्यों नहीं देता है, कोई रिंग क्यों नहीं देना पसंद करता है। सपोज करो, देखो ये कोई रिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ये जो है ना यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है, पढ़े होगे। तो कार्बन सेम जाति में क्या होता है, रिपल्सन। ये एक दूसरे को इधर से ठेल के रखेगा, ये इसको ठेल के रखता है, नीचे वाले दोनों कार्बन को ऐसे ठेल के रखता है, तो एक परफेक्ट ट्रायंगल बना रहता है। सपोज करो ये वाला दे दिया किसी को, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो ये बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। तो जो कस कैसे भी से बना हुआ था ना, वो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। तो कोई भी अपनी स्टेबिलिटी का खिलवाड़ नहीं करता है, अपने स्ट्रक्चर को, कोई भी कंपाउंड, केमिस्ट्री पूरा क्या चीज है, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। कोई भी कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को खराब नहीं करना पसंद करेगा, इसलिए रिंग कभी भी देना पसंद नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, इसको। उससे कम फायदा किसको होगा, इसको। और सबसे कम फायदा ये भी देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, लेकिन बहुत कम देगा विथ रिस्पेक्ट टू इन दोनों के, है ना। यहां पे नुकसान में चला गया है निगेटिव चार्ज, क्योंकि फ्लोरीन आ गया है, बस ऐसे सोचना है। यहाँ का निगेटिव चार्ज सबसे कमजोर है, तो सबसे अच्छा एसिड यही होगा। तो सबसे पहले अगर पीके का नहीं समझ में आता है, तो सबसे पहले एसिड का ऑर्डर लिख लो। सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया, 3, उसके बाद कौन होगा, 1, सॉरी 2, उसके बाद सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, 4, सबसे खराब एसिड कौन है यहाँ पे, 1। अभी पढ़े कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीके वैल्यू कम होगा, तो अब पीके का ऑर्डर बनाते हैं। जो एसिड का ऑर्डर होगा उसका उल्टा पीके का, पीके में अब उल्टा कर दो, 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3। ये सबसे खराब एसिड है, ठीक है ना, इसलिए इसका पीके सबसे अच्छा होगा। जो वीक एसिड होता है उसका पीके अच्छा होता है। उम्मीद है सबको आज का क्लास समझ में आया होगा। आप सभी को अभी क्लास के बाद है ना, हम कुछ होमवर्क के लिए असाइनमेंट भेजेंगे, आप ट्राई करना शुरू कर दीजिए, अच्छा ना। बहुत बहुत